अभी तक 11 बच्चे आए हैं। हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे बिंदु की परिभाषा को लेकर के, और यही शुरू किया था हमने। ये 4th यूनिट है, आई थिंक 3rd या 4th यूनिट है आपके कोर्स का, और 20 नंबर का ये यूनिट है। थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी 10 बच्चे ही सिर्फ आए हैं। एक तो मैं ही हूं और एक बिंदु की चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था पहले कि बिंदु किसे कहते हैं। उसके बाद एक शब्द है निर्देशांक, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट जो है एक प्रकार का पोजीशन है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल स्पेस में। यदि 2 डायमेंशनल में है तो उसके एक एक्स एक्सिस के पार्ट होंगे, एक वाई एक्सिस के पार्ट होंगे। 3 डायमेंशनल में है तो एक्स वाई जेड 3 होंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट की जो परिभाषा हमने यहां लिखी है, जब कोई बिंदु किसी 2 बीमीय यानी 2 डायमेंशनल, 3 बीमीय या 3 डायमेंशनल अथवा बहुबीमीय यानी मल्टी डायमेंशनल एरिया में किसी पर्टिकुलर केस को पोजीशन करता है, करता है, तो हम उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं या निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक शब्द जो है, जिनका माइक खुला हुआ है वो अपना माइक बंद कर लें, डिस्टर्ब ना हो आपके कारण पूरा क्लास, तो ध्यान रखें। निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। निर्देशांक मतलब ऐसा अंक, ऐसा पोजीशन जो किसी बिंदु को स्पेसिफाई करता हो। हम चर्चा किए थे कि वो निर्देशांक जो है
अर्थ इतना बड़ा भी हो सकता है और परमाणु इतना छोटा भी हो सकता है। वो हमारे कल्पना के, यानी कितनी कल्पना हम कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब एक समस्या ये है कि कोई भी पोजीशन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर जो है बातें होती है और कई बार चर्चा होती है। जब हम निर्देशांक की बात करते हैं तो ये तो मैंने निर्देशांक का परिभाषा लिख दिया था आपको। उसके बाद अब निर्देशांक को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक चित्र की हम रचना करेंगे और प्रयास करेंगे। देखते हैं। चित्र के अनुसार देखिए, एक निर्देशांक है हमारा, तो आप देखें ये देखिए, एक निर्देशांक है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट पी है जो एक्स वाई है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो कुछ ऐसा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसका एक्स हो जाएगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका वाई हो जाएगा। ठीक है। और ऑरिजिन से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अब आप इसको अगर गौर से देखें तो यहां भी एक बेस बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा और एक हाइपोटेनियस बनेगा। जो ही बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बनेगा ये सीधे बोधायन संख्या की तरफ रेफर करेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रयास करते हैं कि आपको धीरे धीरे चीजों को आगे समझाएं। तो अब जो कोई बिंदु है, किसी बिंदु को हम कैसे टैबुलेट कर सकते हैं। अब यहां मूल बिंदु यानी ऑरिजिन जो है यहां ऑरिजिन जो है वो है ओ है और यहां एक बिंदु P हमने लिया। अब अगर आपका एक बिंदु O है और दूसरा जो है हमने लिया, तो अब देखें थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं कि इसको टैबुलेट कैसे किया जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं।
तो आपका एक बिंदु है अब यहां समझें, बिंदु का नाम क्या होना चाहिए, इस विषय को थोड़ा सा देखें। तो बिंदु का नाम अगर P है, x निर्देशांक उसका x है और y निर्देशांक उसका y हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी बिंदु को बोधायन संख्या के रूप में, तालिका के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सिर्फ बिंदु को हम अभी प्रदर्शित पहले कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मेरा प्रयास होगा कि जो बच्चे अदर देन मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं उन्हें भी कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम इस पोजीशनिंग के ऊपर ही एक प्रश्न तैयार कर दिए हैं। आप ध्यान दें, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण है, कि एक बिंदु A का निर्देशांक द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, इसको इंग्लिश में भी अगर चाहे तो आप समझ सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 3, 4, देन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इन टेबल या टेबुलेट दिस पॉइंट, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका टेबल का निर्माण होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बिंदु है A, तो A यहां रहेगा। यहां देखिए x एक्सिस पर 3 है तो ये 3 हो जाएगा और y एक्सिस पर ये 4 है तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ प्रश्न ऐसा आ जाए कि कोई बिंदु की कोऑर्डिनेट दी हुई हो और उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आपको कैसे करना है। हाउ यू कैन राइट दिस टाइप, आंसर कैसे लिखेंगे वो आपके सामने है। ठीक है, जिन लोगों ने अपना अभी अटेंडेंस के लिए नाम ग्रुप में नहीं लिखा है वो लिख देंगे। करीब करीब 19 बच्चे यानी 17 तो कम से कम स्टूडेंट आ चुके हैं, लेकिन यहाँ नाम कुछ कम है, 12-13 नाम ही है, 14 नाम है। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख देंगे। तो ये आपका पहला
प्रश्न जो है इस चैप्टर का आता है आपके सामने इस टॉपिक से। उसके बाद इस पर हमने एक्सरसाइज भी तैयार कर दिए थे। सर ये बिंदु एक्स निर्देशांक और सेकंड वाले थर्ड कॉलम में इसमें वाई निर्देशांक आएगा ना? एक मिनट, जस्ट आई हैव करेक्टेड। इफ एनी प्रॉब्लम देन हाँ वाई आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार प्रयास करें। सेकंड क्वेश्चन भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको मिल जाए। थोड़ा चीजें लिखी हुई रहती है तो टाइम कम लगता है, बाकी कोई बात नहीं है। अभी तक हम सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हम बोधायन संख्या की तरफ नहीं जा रहे हैं। बोधायन संख्या हमारा अगला चरण होगा। पांच प्रश्न हमने लिए हैं। इसमें से कोई भी दो प्रश्न आप ग्रुप में करके डालें, सॉल्व करके। ज्यादा अभी मत करें, बाकी प्रैक्टिस में आप कर लेंगे। मेरा प्रयास होगा कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो समझे ही, और साथ में जो मैथमेटिक्स के नहीं भी हैं वो भी इसको समझ सकें। तो इतनी सरलता कम से कम होनी चाहिए चीजों में। तो पहला जो टॉपिक था वो है कि बिंदु को तालिका के फॉर्म में लिखना। इसको आप लोग थोड़ा डालें ग्रुप में। हाँ, अनिल धनखर इन्होंने डाल दिया है, बहुत अच्छा है। ज्यादा समय तो लगेगा नहीं इसमें, और जल्दी जल्दी हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, ये छिपरा कौशिक ने भेजा है, ऑटो डिलीटेड भी है। बहुत अच्छा सिस्टम है। सबको सीखना चाहिए ताकि दूसरे के फोन की मेमोरी खराब ना हो। बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने बिंदु की चर्चा की। जब हम बिंदु की चर्चा करते हैं उसके बाद एक और शब्द आता है। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, अब बिंदु से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आता है त्रिभुजांक। यह शब्द थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन त्रिभुजांक, त्रिभुज में आपको पता है कि तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं।
3 साइड with 3 एंगल्स फॉर्म अ ट्रायंगल। तो त्रिभुजांक की बोधायन संख्या, अब त्रिभुजांक होना क्या चाहिए, किस तरह हम त्रिभुजांक को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने, हालांकि आज के वर्तमान मैथमेटिक्स में इस सब की परिभाषा आपको ढंग से देखने को कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन मैं प्रयास किया हूं कि आपके सामने थोड़ा सा रखा जाए कि त्रिभुजांक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी, जितनी मेरी हमारी बुद्धि ने काम किया, मैं प्रयास किया हूं कि आपके सामने रखूं। किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के माप को बोधायन त्रिक के रूप में व्यक्त करने की परंपरा त्रिभुज की बोधायन संख्या अथवा त्रिभुजांक कहलाती है। ये इसकी जो है परिभाषा है। किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के माप को, हमने सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज नहीं लिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर समकोण त्रिभुज नहीं लिया है तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो ए बी सी साइड वाले ट्रायंगल हैं, उस पर जो ट्रिग्नोमेट्री चलती है, उसके लिए भी रास्ता खोल दिया है। एक रिसर्च की टॉपिक और यहां पर इंक्लूड हो जाती है। अगर आप में से कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में जहां साइड दिया हुआ होता है, ए साइन बी ऐसा करके कुछ है फॉर्मूला वगैरह, उस पर काम करना चाहता है तो आप उस पर भी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक टॉपिक उसमें इंक्लूड हो जाता है। कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री के इस टॉपिक से वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा त्रिभुजांक क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की कि मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इन फॉर्म ऑफ बोधायन ट्रिपलेट्स एंड this tradition is called triangular बोधायन नंबर और त्रिभुजांक। इसके लिए कोई इंग्लिश में हमें शब्द नहीं मिला था। आप लोगों को अगर शब्द मिले त्रिभुजांक के लिए क्या कह सकते हैं अंग्रेजी में, तो आप लोग सर्च करेंगे और हमें भी इससे थोड़ा सा बताएंगे, प्रयास करेंगे कि इंग्लिश में इसके लिए मैं क्या शब्द रखूं एक उपयुक्त। हालांकि हमारे कई शब्द ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में कोई परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, अब हम चित्र को एक और लेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि इसकी फिगर भी बना दी जाए आपके सामने, और
अब देखें जरा, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ऑरिजिन है, और यहां पर पॉइंट टी है। और जब ये ट्रायंगल का निर्माण होता है तो ये आपका बेस हो जाएगा। बेस आपका मान लेते हैं P, और परपेंडिकुलर को Q मान लेते हैं, और इसका जो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू पॉइंट P, इसको R मान लेते हैं। अगर ऐसा हम यहां मान लेते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर ये थीटा एंगल बनता है, तो इसका त्रिभुजांक जो हो जाएगा वो पी क्यू हो जाएगा। आर इज अ डिपेंडेंट एलिमेंट, आर जो है वो पी क्यू पर निर्भर करता है, तो आप उस ढंग से इसको सोच सकते हैं। अब बोधायन नंबर के रूप में अगर इसे हमें व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो देखें। सबसे पहले तो यहां आपका हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा भुज, यानी इसको हम बेस लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कोटि, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा कर्ण भी लिख सकते हैं हम, त्रिज्या भी लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस लिखिए, और रेडियस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल थीटा के लिए ये भुज हो गया P, कोटि हो गई Q, और ये हो गई R। तो आपकी बोधायन संख्या थीटा के लिए, थीटा की आपकी बोधायन संख्या हो जाएगी P, Q और R। बोधायन संख्या को हम हमेशा बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं। सबसे पहला जो अंक या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम, या वेरिएबल होता है उसको हम भुज बोलते हैं, यानी बेस। दूसरे टर्म को इसमें परपेंडिकुलर, कोटि, और तीसरा टर्म हाइपोटेनियस या फिर रेडियस, कुछ भी बोल सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज होता है। तो ये हमारी है। अब इस पर भी हम एक प्रश्न ले सकते हैं। मैंने बहुत प्रश्न किया है छोटे छोटे रूप में चीजों को एकदम टॉपिक वाइज समझाने का। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। अब ये आपको एक
ट्रायंगल एबीसी की जो त्रिभुजांक है वो 8, 6, 10 है। इसको टैबुलेट करना है। इसको टैबुलेट करना है आपको। सबसे पहला जो टैबुलेशन के प्रोसेस में आएगा उसमें लिखेंगे कोण, यानी एंगल। दूसरा हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये अब ये आप कई बार बुक में 8, 6 ही दिया रहेगा, पेपर में 10 आपको खुद भी निकालने पड़ेंगे। एंगल कुछ भी ले ले, अगर नहीं दिया हुआ है तो एंगल ए से ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंगल ए हो गया, बेस 8 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। इन दिस वे इसको आप प्रेजेंट कर सकते। फर्स्ट ईयर की रोक रखी है। हमने इस पर भी एक एक्सरसाइज बनाए। हर छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के हम प्रयास किए हैं कि आपको यस, कोमल अरोड़ा, आप अपना प्रश्न करिए। सर ये सिर्फ राइट एंगल के लिए वैलिड होगा, क्योंकि अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो फिर किसी और ट्रायंगल में हम कैसे बात कर सकते हैं सर? आप रेडियस ले सकते हैं, हाइपोटेनियस ले सकते हैं। हाइपोटेनियस लेंगे तो बिल्कुल आपने सही कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम करेंगे। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता? क्या आइसोसील्स ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता? समद्विबाहु हो या समबाहु हो? सर वो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना, वो ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखे होंगे, आपने जब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि जब स्केलेन ट्रायंगल लेते हैं तो वहां भी वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके ही फंक्शन करते। तो ये सब चीजें हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं हम लोग। और ये 2 प्रश्न एक्सरसाइज के आपके लिए रखे हैं। एक प्रश्न इसमें से कोई भी आप करके ग्रुप में डाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आप डाल दीजिए। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में 5 स्टेप्स पढ़े थे, यहां भी 5 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो 5 स्टेप मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। 1 मिनट से कम समय अभी इस सेशन में बचे हैं, 40 मिनट के। तो अगर कट जाए तो वापस जुड़ जाइएगा। फिर उसके बाद तब तक आप लोग एक क्वेश्चन इसका करके डालिए, फिर मैं आपसे उसके बाद जब मिलूंगा तो Very fast. But actually, I have lecture and work ODA is also going.
Are preschool? What else I have to do? Maybe. एक्सेल में जैसे एक्सक्यूज मी सर। सर एक और डाउट है सर, जब हम ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करेंगे बेस पर, तो बेस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो फिर चेंज हो जाएगी ना, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लेना है तो। बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, क्यों नहीं चेंज होगी। तो ये जो हमें संख्या दी हुई है, ये ट्रायंगल की सर साइड की लेंथ है, या जब हमने ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर लिया है फिर जो बेस आया है वो वाली लेंथ है? देखिए यहां पर जो चीजें बनी है वो जब जो ही हाइपोटेन्यूस निकल गया तो वो, अब एक बात बताइए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको जरा ध्यान से देखिए, इस फिगर को देखिए। ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या अदर देन हाइपोटेनियस पॉसिबल है? नो सर। नो सर। दैट्स इट। तो आपने खुद ही प्रश्नों के आंसर दे दिए, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा जो अपना आज का टॉपिक है, दो टॉपिक हम अभी तक किए हैं, पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, त्रिभुजांक का रिप्रेजेंटेशन, और अब जो अगला टॉपिक है वो है एक स्ट्रेट लाइन जो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, इस विषय में बातें होंगी। देखिए प्रयास करते हैं धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाने का। अब जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, जिसका एक जनरल इक्वेशन होता है पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्बडा। इसकी रिलेशन की भी हम बाद में चर्चा करेंगे, ये कैसे इक्वेशन फॉर्म हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हर बातों पर चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। अभी मैं एक स्वरूप डेवलप कर रहा हूं कि चीजें जो है वो आपके समझ में आ जाए। अब एक जनरल इक्वेशन जो लाइन का होता है वो होता है पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्बडा। ये हम जब इसको टैबुलेट करते हैं तो कैसा मतलब हमारा आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो
यहां पर सबसे पहले एक यहां होगा, अब यहां कोण के जगह कोण के जगह है, यहां होगा रेखा, यहां होगा y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी y यहां पर, और यहां कोफिशिएंट ऑफ x, और यहां हो जाएगा अचर पद, यानी कांस्टेंट टर्म। इंटरसेप्ट ये हमारे जो है होंगे। अब ऊपर के अनुसार क्या हमारा होना चाहिए, ए बी रेखा का नाम है, y का गुणांक यहां p है, x का गुणांक यहां q है, और लैम्बडा जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास है अब ये आपके इक्वेशन हो गए, इसका प्रेजेंटेशन हो गया। अभी मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना नहीं बता रहा हूं, अभी उसको प्रेजेंट करना बता रहा हूं। फॉर्म में इक्वेशन होगा तो हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है PQ, जिसका इक्वेशन है 2y = 3x + 6। इसको आपको टैबुलेट करना है। तो ये टैबुलेशन बहुत इजीली हो जाएगा। यहां पर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। The coefficient of x, the coefficient of y and constant term को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे और लिख सकते हैं।
अब इस पर हमने एक एक्सरसाइज भी रख दिया है। पांच प्रश्नों का ये सेट है। इसमें से कोई भी दो प्रश्न आप करके ग्रुप पर डाल सकते हैं। तो ये पांच प्रश्न आपके लिए हैं। अनिल धनखर, इनका आ गया है आंसर। हिमांशु सिंह पाल, बहुत अच्छा। हम आपको अलग अलग जो है वो कोशिश करते हैं समझाने का, और रिलेशन भी बनाने का प्रयास करेंगे। और कैसे बोधायन संख्या से ये रिलेशन करता है उसको भी मैं प्रयास करूंगा समझाने का।
equation of the line passes through the origin. Origin. कोई भी लाइन जब ऑरिजिन से होके पास करती है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है? इसके लिए हम एक फिगर को देख सकते हैं और सबसे पहले मैं उस फिगर की डिस्क्रिप्शन दे दूं। एक लाइन है ए बी, यहां देखें एक लाइन है, मान लेते हैं ए बी, और ऑरिजिन से होके ये पास कर रही है। ये ऑरिजिन से होकर के पास कर रही है। पॉइंट ए और बी हम ले सकते हैं और इस ए बी लाइन पर एक पॉइंट है पी जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बनाती। थीटा एंगल बनाती है। अब इसमें जो थीटा एंगल बना, वो थीटा एंगल का जो त्रिभुजांक होगा वो पी, क्यू और आर होगा। ठीक है, इसको नाम आप डाल दीजिए, एम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके फिगर बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसमें दोनों को देखेंगे, बिंदु की भी चर्चा करेंगे और त्रिभुजांक की भी चर्चा करेंगे। जब हम बिंदु और त्रिभुजांक दोनों की चर्चा करते हैं तो देखिए क्या रिलेशन आता है। कुछ ऐसा होता है। सर एक बार डायग्राम दिखा देंगे प्लीज? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये डायग्राम रहा आपका। ऑरिजिन से होकर के एक लाइन ए बी पास कर रही है 0 0 से, यानी intersection of the point x axis and y axis, which is called origin, and a line AB passes through the origin, making an angle theta on x axis. जो अंग्रेजी भाषी हैं उनके लिए भी, जो हिंदी भाषी हैं
उनके लिए तो स्पष्ट लिखा ही हुआ है। तो ये जो है, अब ये हमने थीटा को लिया पी क्यू आर, और ओपी जो लाइन है, यहां देखिए ये ओ है, इसको हम ओ लिख देते हैं यहां पर, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा अलग करके लिखता हूं, ओ और पी, ये पॉइंट पी है, ऐसा कैपिटल पी, हाँ, जिसकी कोऑर्डिनेट आपकी एक्स वाई है। तो ओपी लाइन के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये x होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y हो जाएगा। तो वो हमने यहां पर लिया है। सर एक बार ये कौन वाले उसमें ब्लॉक में ओपी लिखा हुआ है, वहां थीटा होना चाहिए ना, एक बार ये कंफर्म कर दीजिए। ओपी वाले में नहीं सर, कौन में जो है थीटा के नीचे ओपी है मेंशन्ड। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? सर कौन तो इसमें थीटा है ना। कर्म थीटा है, इससे ऊपर आपको मैंने क्या कराया है, रेखा पी क्यू, रेखा का त्रिभुजांक, ये रेखा के लिए है। ओपी यहां पर हम स्लैश डाल करके रेखा लिख सकते हैं, कोण ऑब्लिक रेखा। अब मुझे थोड़ा हिंदी टाइपिंग करनी होगी, कोई नहीं, मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, हो गया। थोड़ा हिंदी वाला फॉन्ट में जल्दी खोलता नहीं, क्योंकि हिंदी टाइप करूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगता है उसमें। हाँ, ओपी यहां बिल्कुल सही है, आप चिंता न करें। अभी हम वैदिक गणित के सूत्र लगाने जा रहे हैं और चीजें आपको समझ में तब आएगी। अब जब बोधायन नंबर का प्रयोग हमने कर दिया, तब वैदिक गणित का एक सूत्र लगाते हैं। अब हम वैदिक गणित का एक सूत्र लेते हैं, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, अनुरूपेण। अनुरूपेण सूत्र आप लोगों ने सुना है क्या? बाय प्रोपोर्शनलिटी। चलिए, खुशी हुई। अब प्रोपोर्शनलिटी लेने के बाद क्या बनता है वो देखें जरा। तो प्रोपोर्शनलिटी लेंगे तो आपके पास जो चीजें आएंगी वो देखिए कुछ ऐसी आएगी। यहां पर हम कर लें
P अपॉन X इक्वल टू Q अपॉन Y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आ जाता है PY इक्वल टू QX। इसको हम लिख सकते हैं अब PY इक्वल टू QX आ गया। क्या सिचुएशन है? यह आपका एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन बन के तैयार हो। एक्स एक्सिस के लिए आपका इक्वेशन बन गया। अब जरा ध्यान दें, एक्स एक्सिस के लिए जो एंगल थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर थीटा एंगल का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 0 वैल्यू हो जाएगी तो उसका त्रिभुजांक क्या बनेगा। और जब त्रिभुजांक बनेगा तो उससे इक्वेशन क्या बनेगा। जब एक्स एक्सिस के लिए एंगल थीटा 0 डिग्री होता है तो उसका त्रिभुजांक होता है, बेस हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा। तो P1 Q0, तो उसको ऊपर PY इक्वल टू QX पर डाल दें तो सॉल्व करें तो आपका एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस के लिए बात। समीकरण जो हमने एक्स एक्सिस के लिए जिस समीकरण की चर्चा की थी यहां पर अब इसी पर डाल दिया तो आपके सामने ये चीजें आ गई। ये आपका एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन बन के तैयार। अब वाई एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन? वाई एक्सिस के लिए अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना हो तो 0 के जगह 90 हो जाएगा थीटा एंगल। तो जब थीटा एंगल 90 हो जाए तो उसका त्रिभुजांक बदल जाता है। उसका त्रिभुजांक कुछ ऐसा हो जाएगा, आपके सामने है। ये देखें। तो फिर वापिस वो अनुरूपेण से जो हमने किया था वहां पर डालें इसको। P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1 आ गया, R तो 1 है ही तो वो डाल दीजिए, आपका आ गया ये। वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशन आ गया। आप देखें पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको वैदिक मैथमेटिक्स के
लाइन पर चल रही है, बिल्कुल वैदिक मैथमेटिक्स से एक भी ट्रैक ये नीचे नहीं उतारेगा, ये बिल्कुल उसी पर चलेगी। तो एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, दोनों के लिए आपके पास समीकरण यहां हो गए। एक्स एक्सिस के लिए हो गया y इक्वल टू 0 और y एक्सिस के लिए हो गया x इक्वल टू 0। ये आपके समीकरण हो गए, ठीक है। अब हम ये ध्यान देंगे कि जो ओपी था हमारा, ओपी लाइन, ये अगर ऑरिजिन से होकर के गुजर रही है तो इसको अगर हम टेबल में प्रेजेंट करें तो y का गुणांक, x का गुणांक और कांस्टेंट टर्म कैसे रख सकते, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आपका ओपी लाइन के लिए समीकरण देखें। अब चूंकि यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। px इक्वल टू क्यू वाई। उल्टा तो मैं नहीं बोल गया। अब पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, सॉरी, अब इस पर एक प्रश्न को हम देखते हैं। हर छोटी छोटी टॉपिक को हमने प्रश्नों से आच्छादित कर दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। अब एक प्रश्न है, मूल बिंदु यानी ऑरिजिन से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण, इक्वेशन बनाए जो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, जो धन एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है। धन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखने की जरूरत है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इसको टेबुलेट करना है। अब जब 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उसका त्रिभुजांक क्या होगा?
1/√2, यानी 1/√2 हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब आप Py इक्वल टू QX को अप्लाई कर सकते हैं। और इस ढंग से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और चूंकि यहां कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, वो उसका हाइपोटेनियस से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना है। तो अचर पद यहां आपका कांस्टेंट टर्म यानी लैम्बडा और हाइपोटेनियस दो डिफरेंट टर्म है यहां पर। ये आपको मैंने समझाने के लिए यहां स्पेसिफाई कर दिया है। 1 मिनट से कम समय बचा हुआ है। हम लोग दोबारा जब कटेगा तो वापस जुड़ेंगे। तब फिर इसके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्षिप्रा कौशिक के तरफ से आया है ये। एक आंसर।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले। सर जैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 120 अंश या 150 अंश के लिए, तो इसकी बोधायन संख्या हम एग्जाम में निकाल के दिखानी है या डायरेक्ट लिख सकते हैं? आप अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप निकालना भी पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट लिखें तो फुल मार्क्स विल गेटिंग? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। Equation of the line passes through point P, x1, y1, making angle theta on x-axis. ट्रेडिशनल मेथड में इसको आप पॉइंट स्लोप भी बोलते हैं। ट्रेडिशनली जब हम पढ़ते हैं तो इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं। 1 पॉइंट गिवन होता है और इस ढंग से हम लेते हैं। अब पहले तो ये क्वेश्चन करने थे 2, आप लोगों ने कर लिए होंगे। मैं थोड़ा तब तक आगे का टॉपिक लिख रहा था। अभी तक मात्र एक क्षिप्रा कौशिक के आए हैं, 2 सॉल्यूशन। बाकी किसी के अभी आए नहीं है, आप लोग थोड़ा भेजें। मैं तो सोचा कि आप लोग काम कर रहे होंगे, मैं आगे का टॉपिक जो पढ़ाना था वो मैं लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आप लोग तो मेरे साथ ही रुक गए। फिर बढ़िया है, होना भी चाहिए वैसे। अभी आपको एक और चित्र मैं दिखाऊंगा बना करके, और उस पर अभी इन बातों को मैं रखूंगा। एक और सॉल्यूशन मात्र आया है हिमांशु सिंह पाल का, बढ़िया है। चलिए
मैं प्रयास करता हूं कि एक नया बच्चा कौन जुड़ा है अभी, पवनी शर्मा करके नाम से। आप पावनी शर्मा, ये किसी और मोबाइल से अपना बच्चा जुड़े हैं या कोई नया बच्चा है? ये पॉइंट P है और ये Q है। P आपका X1 Y1 है और Q आपका X और Y। P Q और इसको R मान लें। पी क्यू आर अगर ये मान लेते हैं हम, बाकी चीजें तो आपको पता है ये ऑरिजिन है, तो हम सोच रहे थे इसमें टाइम नहीं खर्च करते, लेकिन चलिए कोई नहीं। ये भी यहां थीटा एंगल बनाती है तो यहां भी थीटा हो जाएगी, तो खैर इसकी अभी हमें जरूरत नहीं। अब आप देखें ट्रायंगल पी क्यू आर में इस ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर जो हो जाएगा वो x माइनस x1 हो जाएगा और क्यू आर जो है वो y माइनस y हो जाएगा, y1, y माइनस y1। तो इस ट्रायंगल के थीटा का जो त्रिभुजांक हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका बेस जो है भुज वो पी आर हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा और रेडियस या हाइपोटेनियस इसको आप कह लें ये पी क्यू हो जाएगा। ये जो हमारे पास आया है इसको मैं दूसरे पेज पर ले चलता हूं ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। हाँ, अब ऊपर फिगर किसी को देखना है, एक बार आप लोग बना लें कॉपी पर, फिर मैं इस फिगर को छोड़ के आगे बढ़ूंगा।
ये फिगर आप लोग बना लेंगे तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर हो गया, आगे बना लिया सर। ओके ओके। अब हम यहां किस किस साइड को लिए हैं वो आपके सामने है। अब इसको टैबुलेट करिए। जब हम टैबुलेट करते हैं तो हमारे पास सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। फिर हम इसको बोधायन नंबर में डाल दिए। ये थीटा है, थोड़ा सा वो लिखने में वो हो जाता है। तो आप देखें, एंगल की भुज, कोटि और कर्ण थीटा के लिए पी क्यू आर होती है, तो P हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और ये आ गया। अब यहां पर वापिस वैदिक गणित का सूत्र अनुरूपेण का प्रयोग करिए आप लोग, तब तक मैं इसको लिखता हूं। देखते हैं क्या सब हम लोगों के सामने आता है चीजें। वैदिक गणित का उपसूत्र अनुरूपेण का प्रयोग करने पर क्या आया देखिए। पीछे हम लोगों ने किया है, इसी तरह से करेंगे। आपके सामने है। अब इसकी रिलेशन को शो करेंगे आपके सामने तो आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ जो है, जिसको मैंने रेड कर दिया, इसको जरा पॉइंट के साथ रिलेट करिए, x1 y1 के साथ। तो ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज क्रिएट करता है। यहां पर एक और सूत्र को मेंशन किया जा सकता है, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज सूत्र ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम का हम मेंशन कर सकते। जी सर। अब तो आपका ये प्रश्न यहां हो गया, P अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू Q अपॉन y माइनस y1। अब क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई किए तो y माइनस y1 ये आ गया, और फिर इस अनुसार से आप इसको डाल ली तो पी वाई इक्वल टू आ गया क्यू एक्स मैं तो प्लस। प्लीज स्क्रीन कर दो स्क्रीन। आपकी ऋतु आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, स्पष्ट बोले, कुछ क्या कह रहे हैं?
सॉरी सर, गलती से हो गया था अनम्यूट। ओके ओके। तो y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और अचर पद कांस्टेंट टर्म निकालने का भी फॉर्मूला धीरे धीरे आपके पास सामने आता जा रहा। अभी थोड़ा सा और चलेंगे हम और बातें करेंगे। अब यहां पर जो हमने, ऐसा हो नहीं सकता कि जब हम चीजें करा रहे हो तो इसको ध्यान में रखा नहीं होगा। यहां पर आप देखें, अचर पद यानी लैम्बडा कांस्टेंट टर्म प्राप्त करने का जो है हमने अलग से मेंशन किया है। अचर पद प्राप्त करने की वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का प्रयोग करने पर क्या आपके सामने आता है वो देखें। अब यहां हमने एक बिंदु लिया और एक रेखा लिया, दो चीजें हमारे सामने थी। बिंदु था हमारे पास x1 y1 और रेखा था हमारे पास, एक मिनट में इसको छोटा कर दूं, नहीं तो एक में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ, तो बिंदु था हमारे पास थीटा के लिए PQR, बिंदु के लिए x1 y1 और रेखा के लिए x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और फिर अचर पद जो हम प्राप्त करते हैं वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज कर दिया, py1 माइनस qx1 वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। तो क्रॉस वाइज सॉल्यूशन ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र का प्रयोग हुआ है यहां। तो इससे ये चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। अब एक प्रश्न हम यहां कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखें, आपके सामने है एक्स एक्सिस 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इसके ऊपर 0.1 और 4 x1 y1 ये दिया हुआ है। इसके लिए आपको काम करना है, पूरी फंडामेंटल्स की चर्चा हमने की है और ये क्वेश्चन आपके सामने। ये दूसरे में जाएगा तभी पूरा स्पष्ट हो पाएगा। मैं इसको थोड़ा एक ही स्लाइड में लेता हूं। ये आपके सामने है। सारी कोफिशिएंट और सब कुछ निकालने के बाद ये आपका बना है
और इस तरह से अगर हम जो रेखा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन फॉर्म करना है वो भी आपके सामने। दिस इज द आंसर। ये है तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आप लोग के लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य। किसी को प्रॉब्लम होगी समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम समझा देंगे। ये 5 प्रश्न है। आप इसमें से कोई 2 प्रश्न करके भेजें।